जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर मोशन। आज हम चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब तक के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसके साथ ही हमने उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सो व्हेन यू वॉच द वीडियोस ऑफ एनी ऑफ द टॉपिक्स विद दैट यू कैन फाइंड द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। बट आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द numericals given at the last of the chapter, that is the exercise questions of NCERT book. So let's start our journey with question number 1 that says, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? Now let's have a look at the solution. It's given the question कि सर्कल का डायमीटर है 200 मीटर्स। अगर डायमीटर 200 मीटर्स है तो रेडियस इसका हाफ होगा, दैट इज 100 मीटर्स। तो रेडियस। नाउ टाइम टेकन फॉर वन राउंड इज गिवन 40 सेकेंड्स। एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड्स लगेंगे और एथलीट कितनी देर तक रन कर रहा है? ही इज रनिंग फॉर 2 minutes 20 seconds. तो टोटल टाइम इज 2 minutes 20 seconds. अगर 2 minutes 20 seconds को हम कंप्लीटली सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 2 into 1 minute is 60 seconds plus 20 seconds extra, so that gives you 140 seconds. Okay, 140 seconds तक वो वॉक कर रहा है उस सर्कुलर पाथ में। नाउ वन राउंड कंप्लीट होता है 40 सेकेंड्स में, तो 140 सेकेंड्स में वो कितने राउंड्स कंप्लीट करेगा? तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर वन राउंड विल गिव यू द नंबर ऑफ राउंड्स। आपको नंबर ऑफ राउंड पता करने हैं, तो अगर एक राउंड के लिए 40 सेकेंड्स उसने यूज किया है और 140 सेकेंड्स तक वो रन कर रहा है, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर वन राउंड एंड दैट विल गिव यू 3.5 राउंड्स। तो वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 3.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इस 3.5 राउंड्स को कवर करने में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया एंड डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो डिस्टेंस कितना कवर किया पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस मूव्ड इन, नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड कितना होगा? बताओ बच्चों, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो वन राउंड में? वन राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल। क्यों? क्योंकि पर्सन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो उसके सर्कमफ्रेंस के अराउंड ही मूव करेगा। तो जो भी उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उतना वो डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड में। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 pi r। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड विल बी 2 pi r। पर हमसे वन राउंड का डिस्टेंस नहीं पूछा, हमें पूछा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। मतलब 3.5 राउंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो बस हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 3.5 से। पुट द वैल्यूज 22/7 into r, that into r is 100, that will give you the distance covered in one round. So distance covered in 3.5 rounds will be equal to 3.5 multiplied by distance covered in one round, that is 3.5 into 2 into 22/7 into 100. Okay, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7.5 times will give you 35. 7 5 times is 35. So it's 3.5, so it will be 0.5. ठीक है, अब 0.5 को I can write it as 5/10 into 2 into 22 into 100. 7 हमारा रिमूव हो चुका है। ओके, नाउ 1 0 ऑफ दिस गेट्स कैंसिल बाय दिस, 22 बचा और 5 times 2 is 10. तो 5 times 2 is 10, तो 1 0 10 का 22 एज इट इज लिख देते हैं, 1 0 इधर, 2 5 are 10, एक और 0, तो 2200 meters is the distance covered in 3.5 rounds. इतना डिस्टेंस कवर करेगा वो 3.5 राउंड्स में। ओके, नाउ सेकेंड चीज हमसे पूछी है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो इसका डायमीटर गिवन है 200 मीटर्स। अब बच्चों जब वो वन राउंड कंप्लीट करेगा, 2 and then 3 राउंड्स कंप्लीट करेगा, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट O पर ही आ जाएगा। बट 3 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद वो जब हाफ राउंड और कंप्लीट करेगा तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब उस सर्कुलर पाथवे के डायमीटर के ऑपोजिट आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द फाइनल पोजीशन। अगर ओरिजिन पोजीशन O है और फाइनली वो A पर आ गया तो
इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथवे है, दैट इज द स्ट्रेट लाइन दैट इज देयर, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बस हम O से A तक का डिस्टेंस पता कर लें, जो कि हमें ऑलरेडी पता है डायमीटर ऑफ द सर्कल के फॉर्म में. तो distance covered with displacement of the person will be equal to diameter of the circle and that is equal to 200 meters. ठीक है, तो बस हम लिख देंगे that displacement is equals to diameter of the circular pathway and that is equal to 200 meters. I hope you are clear कि ये 200 meters क्यों लिया है हमने, क्योंकि person जब half round और मूव करेगा तो opposite side आ जाएगा सर्कल के. Okay, so next part is as displacement. So displacement is equal to diameter of the circular pathway and that is equal to 200 meters. So distance covered is 2200 meters and diameter is just 200 meters. Okay, I hope you are clear with this easy question. I'll just move to side so you can take a screenshot. Now moving on to question number 2. Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds. Then turns around and jogs 100 meters back to a point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? Now let's have a look at the solution. It's given that Joseph starts from a position A, 300 मीटर वॉक करेगा और पॉइंट बी तक पहुंचेगा. 300 मीटर चलने में उसको टाइम कितना लगा? 2 minutes 30 seconds. 2 minutes 30 seconds को हम पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो दैट विल गिव यू 2 minutes है. मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 30 seconds. दैट विल गिव यू 150 seconds. तो 150 seconds में वो 300 meters वॉक करा. ओके, नाउ बी पॉइंट के आने के बाद ही गोज बैक इन द सेम डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है. अब वो ऑपोजिट टर्न हो गया है और पॉइंट सी तक आया. कितनी दूर है इस पॉइंट से? 100 meters दूर है बी से. और इसमें उसको कितना टाइम लगा? 100 meters वॉक करने में उसको 1 minute लगा. 1 minute मीन्स 60 seconds. ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है कि जब वो ए से बी तक गया तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, एंड जब वो ए से सी तक आया तब उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी थी. ओके, सो नाउ लेट्स डू द सॉल्यूशन. नाउ व्हेन द पर्सन इज जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. ए से बी तक जब वो गया तो टोटल डिस्टेंस कितना मूव करा? 300 meters. एंड टोटल टाइम कितना लिया उसने? 150 seconds. 150 times 2 is 300, so it's very easy, 2 meter per second. तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? 2 meter per second. वो हर सेकेंड 2 meters वॉक कर रहा था. ओके, नाउ आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा. जब वो ए से बी तक गया तो उसकी एवरेज स्पीड जितनी थी उतनी ही एवरेज वेलोसिटी भी होगी, बिकॉज ए से बी तक जाते वक्त उसने एक बार भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया. और जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा हो तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं. ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला यूज करेंगे. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट भी वही है 300, टोटल टाइम भी 150 seconds ही है. तो एवरेज वेलोसिटी विल आल्सो बी 2 meter per second. वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. इट्स सेम एज दैट ऑफ स्पीड. नाउ अब जब वो ए से सी तक गया तब उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? दैट्स विल गोइंग टू कैलकुलेट. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अगेन वी हैव टू राइट द फॉर्मूला. ना टोटल डिस्टेंस जब वो ए से सी तक चला तो कितना मूव करा? 300 meters वॉक किया, देन 100 meters वॉक किया. तो टोटल डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 100, दैट इज 400 meters उसने डिस्टेंस कवर किया. क्योंकि डिस्टेंस होता है जितना पाथवे पर्सन एक्चुअली वॉक कर रहा है, दैट गिव्स यू द डिस्टेंस. ओके, तो 300 प्लस 100 विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस. टोटल टाइम कितना लिया उसने? 150 seconds तक फॉरवर्ड जर्नी के लिए और रिटर्न आते वक्त 60 seconds. तो 150
plus 60. That is the total time taken. So let's divide that. It comes out to be 400 divided by 210. 0 and 0 cancels out. Now बच्चों अगर देखेंगे तो ये कैलकुलेशन मुश्किल लगेगा, बट थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोचो. 40 डिवाइडेड बाय 20 होता, द आंसर वुड बी 2. तो 20 से थोड़ा सा नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है, तो हमारा आंसर आएगा थोड़ा सा छोटा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1.9. आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, 1.9, एंड दैट इज मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ ये तो हो गई एवरेज स्पीड. अब हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी. Average velocity का formula, again we are going to write total displacement upon total time will give you the average velocity. Total displacement कितना हुआ? Total displacement होता है origin point और final position के बीच की दूरी. That is the displacement. Origin and final position के बीच में स्ट्रेट लाइन में जो भी डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो 300 मीटर्स वो एक डायरेक्शन में गया एंड ही कम्स बैक 100 मीटर्स. मतलब ये 100 मीटर हमें 300 मीटर में से सब्सट्रैक्ट करना है. दैट विल गिव यू द टोटल डिस्प्लेसमेंट. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 300 माइनस 100 एंड दैट विल गिव यू 200 मीटर्स. टोटल टाइम तो सेम ही लगा, 150 प्लस 60. तो 150 ऑनवर्ड जर्नी के लिए प्लस 60 मिनट्स वापस आने के लिए, पर कुछ भी हो टोटल ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए टोटल टाइम तो उतना ही है जितनी देर उसने लगाई सी तक पहुंचने में. ओके, दैट विल गिव यू द टोटल टाइम. 300 minus 100 will give you 200 meters upon 150 plus 60 is 210. 0 cancels. 20 divided by 21, if we just carry it out, that comes out to be, अगर 20 divided by 20 होता तो आंसर होता हमारा 1, but 1 से थोड़ा सा छोटा, that is 0.9. अगर आप exactly calculate करोगे तो that comes out to be 0.95, but even if you write 0.9, that is completely okay. पूरी तरह से सही है. Okay, 20 divided by 20 होता तो आंसर 1 होता. 20 को हमने थोड़ा सा बड़ा डिनोमिनेटर से डिवाइड करा तो आंसर 1 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा. That will be 0.9. Exactly आप calculate करोगे तो आपका 0.95 आएगा, but 0.9 is also 100% correct. तो average velocity will be 0.95 और एवरेज स्पीड है 1.9 मीटर पर सेकेंड. जबकि उसका जब ऑनवर्ड जर्नी केवल थी तो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी both were 2 meter per second. Now I'll shift aside so that you can take a screenshot. This question that I expect that you all would be able to do by yourself, क्योंकि हमने ऐसा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था along with the topic when we were dealing that. Okay, so just note down the question and try to do it by yourself. So the question number 3 is, Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip, along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? Do it by yourself and I'll give you a short trick also for this question as a reward. So now let's have a look at the solution. So it's given the question कि Abdul school जा रहा है and he is walking at a speed of 20 km per hour. When he comes back home, he walks at a speed of 30 km per hour. And you are asked to find out the average speed. बच्चे बोलेंगे मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो दोनों स्पीड्स को ऐड कर लो एंड डिवाइड बाय 2 तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाएगी. बट दैट वुड बी अ रॉन्ग आंसर. आपका आंसर आएगा गलत, क्योंकि एवरेज स्पीड का बच्चों बस एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते. You have to just use one formula only, and that is total distance upon total time. That will give you the average speed. But ना तो distance given है, ना ही time given है. अब कैसे solve करें इस question को? So, suppose करते हैं कि उसका स्कूल कितना दूर है, that is x किलोमीटर away. अगर उसका स्कूल x किलोमीटर दूर अवे है, तो जाते वक्त भी x ही है और distance लौटते वक्त भी x ही होगा. ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा x जाते टाइम और x लौटते टाइम. तो टोटल डिस्टेंस वुड बी x प्लस x, दैट इज 2x. अग्री विथ मी? ओके, सो विल राइट दैट टोटल डिस्टेंस
Before that, write one more statement that suppose the distance of Abdul's school from the house is x kilometer. Then the total distance covered is equals to x plus x, that is 2x kilometer. ये distance sorted out है, clear है. Now हमें total time भी पता करना पड़ेगा कि जाते वक्त कितना टाइम लगा और लौटते वक्त कितना टाइम लगा. ओके, तो जाते वक्त की स्पीड को मान लेते हैं स्पीड नंबर 1. स्पीड 1, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस सेम है तो जाते वक्त अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा. ओके, तो टाइम डिफरेंट होगा क्योंकि स्पीड डिफरेंट है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है. तो स्पीड मान लेते हैं स्पीड 1 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को मान लेते हैं t1. तो t1 की वैल्यू आ जाती है हमारी x अपॉन 20. ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करी है. इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी भी पता कर लेते हैं. तो स्पीड नंबर 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है अपॉन टाइम 2 एंड स्पीड नंबर 2 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू x अपॉन सेकेंड बार जितना टाइम लगेगा उसको हम मान लेते हैं t2. सो t2 इज इक्वल टू x अपॉन 30, दैट इज आवर्स. ओके, बोथ दीज टाइम्स विल बी इन आवर क्योंकि हमारा यूनिट जो है स्पीड का दैट इज किलोमीटर पर आवर. ओके, तो t1 हो गया x अपॉन 20 आवर्स एंड t2 इज x अपॉन 30 आवर्स. अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस हमें पता है 2x किलोमीटर, टोटल टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, तो टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, जितना टाइम जाते वक्त लगा प्लस जितना टाइम लौटते वक्त लगा, टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल टाइम. t1 की वैल्यू है x अपॉन 20 एंड t2 की वैल्यू है x अपॉन 30. लेट्स पुट द वैल्यूज. x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30. 30 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 60. ओके, so that is equal to LCM will be 60. 20 की टेबल में 60 आता है 3 टाइम्स, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, that will give you 3x. and 30 की टेबल में 60 आता है 2 टाइम्स, तो न्यूमरेटर has to be multiplied with 2 and so it will be plus 2x is equal to 5x upon 60. तो टोटल टाइम आ गया हमारा 5x अपॉन 60. अब हम पुट करते हैं फॉर्मूला एवरेज स्पीड का. सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. नाउ टोटल डिस्टेंस इज 2x, हमें पता है क्योंकि हमने डिस्टेंस को x लिया था, तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस दैट इज टोटल डिस्टेंस विल बी x प्लस x, दैट इज 2x. टोटल टाइम आता है 5x डिवाइडेड बाय 60. डिनोमिनेटर का जब भी डिनोमिनेटर होता है दैट बिकम्स द न्यूमरेटर. ऑलवेज रिमेंबर दैट, विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल कि जब भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो दैट बिकम्स द न्यूमरेटर. तो इट बिकम्स 2x अपॉन 5x. नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है सो इट विल बिकम द न्यूमरेटर, so it is 60. okay, it will be counted as numerator. x and x cancel out हो जाएंगे. 5 times 12 is 60, 12 times 2 is 24 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा एवरेज स्पीड आया है 24 किलोमीटर पर आवर. बट अगर हम उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते देन एवरेज स्पीड आता हमारा 50 किलोमीटर पर आवर. दैट इज रॉन्ग. ओके, तो हमें प्रॉपर मेथड से ही करना है. यही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के बहुत हाई चांसेस हैं. 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है आपके एग्जाम्स के लिए. सो इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर यू ऑल. पहले भी हम एक क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस कर चुके हैं एंड आई होप इस टाइम आप अपने आप कर पाए होंगे. फर्स्ट टाइम चाहे आपने खुद करा या नहीं करा, बट दिस टाइम आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन इसके तरह का प्रैक्टिस किया है. ओके, नाउ आई टोल्ड यू दैट आई विल टेल यू अ ट्रिक आल्सो फॉर दिस क्वेश्चन. तो ट्रिक क्या है? ट्रिक का एक फॉर्मूला है बट दैट यू विल यूज ओनली इन एमसीक्यू क्वेश्चंस. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए
तो इतना देर नहीं लगाएंगे हम। NSO एग्जाम दे रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो एक फॉर्मूला हम जो याद रखना है इसको कैलकुलेट करने के लिए वो लिख लो, एवरेज स्पीड is equal to 2 into V1 V2 upon V1 plus V2. Okay, तो क्या है 2 into V1 was velocity 1 was given 20, velocity 2 was given as 30 divided by 20 plus 30. 20 plus 30 is 50 divided by 50 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आएगा सेम, 6 times is 30, 6 2s are 12, 12 2s are 24 and the answer is again 24 kilometer per hour. Okay, so आप क्वेश्चन पूरा मेथड से ही करोगे अगर आपका कोई सब्जेक्टिव एग्जाम है तो, बट अगर कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम है then need not do the complete solution, that would be very time consuming. Then use a simple formula, 2 times V1 V2 divided by V1 plus V2 and that will give you the direct answer. Okay, but this way of answering is not valid for a subjective exam. Okay, I'll shift aside, you can take a screenshot if you want. Now let's have a look at question number 4. A motorboat starts from rest on a lake, accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meters per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? It's an easy question, try it by yourself. Now let's have a look at the solution. It's given the question that the boat starts from rest. Starting from rest means the initial velocity is 0. It moves at a constant rate of 3 meters per second square. बच्चों एक्सेलरेशन को कई बार आपको क्वेश्चन में पहचानना मुश्किल हो सकता है कि ये वैल्यू जो गिवन है दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। सो ऐसे में याद रखो, यूनिट पे ध्यान रखो, जब भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है मींस दे हैव गिवन द एक्सेलरेशन, क्योंकि सिर्फ एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड टू द पावर -2। ओके, नाउ टाइम इज गिवन 8 सेकंड्स। हमें यूज करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करा था जिसमें डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, ईदर द सेकंड इक्वेशन और द थर्ड इक्वेशन। एक स्टेटमेंट याद रखना दैट जब भी टाइम नहीं हो गिवन यूज द थर्ड इक्वेशन और टाइम हो तो प्रेफरेबली यूज द सेकंड इक्वेशन। मतलब जब भी इक्वेशन में आपके पास टाइम गिवन नहीं है देन यूज द थर्ड इक्वेशन, एंड जब भी क्वेश्चन में टाइम मेंशन है यूजुअली यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट आउट बाय यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी थी S is equals to ut plus half at square. I hope you remember that S represents displacement, U is initial velocity, T is time, half, then A is acceleration and T is again time. Now putting the values, initial velocity is 0. So anything multiplied by 0 will give you 0 only. No need to write that. We'll just write 0 plus half into acceleration is given 3 and time is given 8 seconds. So it's 8 square. Okay. Now 0 को आप किसी भी नंबर से ऐड करोगे तो आंसर सेम रहेगा, तो हम इस 0 को नेग्लेक्ट कर देते हैं और बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। So we'll get 8 times 4 is 32. 32 times 2 is 96. So 8 times 4 is 32. 32 times 3 is 96 and the displacement covered is 96 meters. Don't forget to write the correct unit. That's all asked in the question. बस इतना ही पूछा है. So displacement जितना वो boat cover करेगी that will be 96 meters. I'll shift aside so you can take a screenshot. Now just have a look at question number 5 from your NCERT book. A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes. Shade the area of the graph that represents the distance traveled by the car during this time period, and which part of the graph represents uniform motion of the car. So I want to tell you one thing, that this question in the NCERT book that's incomplete. Earlier versions of the NCERT book, this is according to the new version, but the new version is having an incomplete question because it's given that the car was traveling at a speed of 52 km per hour. But once the brakes are applied, it comes to rest after how much time? That is not mentioned in the question. So
They are asking you to shade the part of the graph that shows the distance covered. So remember that distance covered by a velocity time graph is the area under the velocity time graph. Means जब भी हम velocity time graph draw करेंगे तो उसके नीचे जितना भी एरिया कवर होगा दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। एरिया जो भी शेप फॉर्म होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे, चाहे वो रेक्टेंगल शेप हो, दैट कुड बी अ ट्राइंगल, इट कुड बी अ ट्रेपीजियम, सो व्हाटएवर इज द शेप, डिस्प्लेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो भी एरिया कवर होगा that will give you the displacement of that object. Okay, अगर आपको पूछा है कि डिस्प्लेस एरिया अंडर द ग्राफ क्या शो कर रहा है तो दैट इज शोइंग द डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द ग्राफ को शेड करो जैसा क्वेश्चन में पूछा है, तो शेड द एरिया दैट इज देयर अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। को इस क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं है कि कितनी देर बाद कार स्टॉप होगी। सो एक्चुअली प्रैक्टिकली वी कांट ड्रॉ दिस ग्राफ according to the new version of the book. But earlier version of the NCERT में ये question क्या था, I'll let you know that and we are going to solve out that question. Okay, because this question is incomplete, so we'll solve out the complete version of the same question that is given in the earlier versions of the NCERT book. So let's have a look at the question. You can note it down in your book because if you are having a new version, then the question given in your book also is incomplete. Okay, so note down the question. A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? Now let's have a look at the solution. The first car was moving at a speed of 52 km per hour. 52 km per hour means we have to convert it into meter per second. So it will be 52 into 1000 divided by 3600, that is 5 upon 18. And if we solve it out, it comes out to be 14.4 meter per second. So the first car was having a speed of 14.4 meter per second. Now it has applied brakes and after 5 seconds its velocity is going to be 0. तो initially 14.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे वो मूव कर रही थी, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 5 सेकेंड और मूव करेगी और उसकी फाइनली वेलोसिटी हो जाएगी 0. सेकेंड कार की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर. अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में तो 1 किलोमीटर इज 1000 meters, 1 hour is 3600 seconds. We divide it, and when we divide it, 5 3s are 15 times up divided by 18, 3 6 are 18, 5 divided by 6, it comes out to be 0.8. Let it be 0.8 only. Okay, so the speed of the second car is 0.8. Okay, now in 10 seconds this is also going to come to rest. Now we have to plot the graph for the motion of these two cars. So let's have a look at this graph first. So in this graph I have shown that the first car was having an initial velocity of 14.4 meter per second. Okay, तो initial velocity को हम start में show करेंगे and starting में उसकी velocity कितनी थी 14.4 meter per second. Then brakes apply हुए and velocity is decreasing और zero velocity हो जाएगी 5 seconds के बाद. तो 5 seconds के बाद हम उसको base से touch कर देंगे, that shows zero velocity. That is the graph completed for first car. Now for the second car, initial velocity थी उसकी 0.8 meter per second. 0.8 meter per second की speed पे वो move कर रहा था. तो start our graph with 0.8 and उसको 0 तक लाना है कितने seconds के बाद? 10 seconds के बाद. So after 10 seconds, the velocity is going to be 0. Okay, so we have drawn this graph. You can have a look. Now we have to calculate the distance covered by the two cars during this time interval. Distance covered by a velocity time graph is given by the area under the graph. I told you that. Okay, तो area आप देख सकते हो, it's a triangle shape form. तो इस triangle का हम area find out करेंगे.
तो हमें मिल जाएगा कि इस टाइम इंटरवल में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. So let's find out the distance traveled by first car. Distance traveled by car 1 is equals to half into base into height. That is half into base is 5 seconds. Because you can see that the time interval is 5 seconds में वो stop हो रही है. Height was 14.4. We'll solve it out. 7.2 times 5, 36. So 36 meters is the distance traveled by the first car. Now distance traveled by the second car. By car 2 is half into base into height. That is half into 10 into 0.8. 0.8 divided by 2 will give you 0.4. 0.4 multiplied by 10 will give you 4. So distance traveled by second car is 4 meters and distance traveled by first car is 36 meters. So you can see 5 seconds में stop हो रही है first car, but still the distance traveled by the first car is 36 meters. That is traveling a more distance as compared to the second car, which was moving at a slower speed. Okay. So I hope this graph as well as the question is clear to you all. I hope you have already taken a screenshot of the graph, and now I'll shift to side so that you can take a screenshot of the solution also. So by that we have completed 5 questions from the NCERT book, and that's all for this video. The remaining 5 questions we'll be doing in the next video. So keep practicing all these questions, keep practicing some extra questions as well, and see you all in the next video. That's all for today. Good day everyone. Take care of yourself.